तो वहाँ पे अगर आपने टाइम बचाया तो काम खत्म। पहला वही मतलब अटेम्प्ट किया था और मेरा 140। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्च चला लेना, यहाँ तक तब भी ठीक। आज आप मिलेंगे सौरभ से। 2017 से 2019 तक संस्थान के छात्र रहे। फैक्ट्री में जॉब ढूंढने गया, देखने कि सब ठीक चल रहा है। मन में ये रहता था कि मैं बना ही नहीं हूँ और नहीं तो मेरा कुछ होना नहीं है। अब आप उसको पढ़ो, दूसरी लेने के लिए थोड़ा बुक स्टॉल तक जाना पड़ेगा। एसएससी का कुछ भी नहीं पता था। मैं खिड़कियों पे भी अच्छे होते थे। मैं सिर्फ एसएससी का ही एग्जाम देता था, वही उतने नोट्स मेरे आज भी जो है भैया मैंने बना के रखे, सबके प्री में मेरा नाम। कहीं वो फाइनेंशियल का आता है, कहीं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, कहीं वो फैमिली डिस्टर्बेंसेस होते हैं। और ये भी बता दूं कि 2017 से 19 में मैंने भैया को फीस नहीं दी है। जो बच्चे परेशान होते हैं तो तुम रुक जाओ बस। मुझे ही कमाना है, मुझे ही जो है पूरा अपना घर भी चलाना है। एसएससी के अलावा बाकी जितने भी मैंने एग्जाम दिए सारे क्वालिफाई किए। लेकिन इसके बाद साथ में घर भी चलाए रखना, जिसकी चैलेंजेस की शाम को सिलेंडर खत्म होगा, सुबह दाल खत्म होगा, जिसका थंबनेल बहुत सुंदर लग रहा, वही आपका चैनल बन जाता है अगले सेकंड। फिर तो आज आप मिलेंगे सौरभ से। 2017 से 2019 तक संस्थान के छात्र रहे। बहुत लंबा समय रहा, बहुत सारे सिलेक्शंस में रिटन क्वालिफाई हुआ। आ जाइए सौरभ। तो किसी में कहीं किसी कुछ मार्क्स से, कहीं कुछ मार्क्स से बाहर हुए, लेकिन उसके बाद फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट में और उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट ने फाइनल सिलेक्शन पाया। पहले सौरभ को बहुत बहुत बधाई। और ये बात फिर से वही क्लियर आती है कि बहुत सारी असफलताओं के बाद बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और वही सब एक्सपीरियंस के पार्ट रहते हैं। मैं चाहूँगा सौरभ आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। गुड इवनिंग एवरीवन। तो सब कोई प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग भी। ये ने बताया जैसे आप लोग यूपीएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और फॉर्म तो मैंने भी भरा था, लेकिन एग्ज़ाम फिलहाल नहीं देने का सोचा है। लेकिन हाँ, उसके लिए प्रिपरेशन के लिए मैंने भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर स्टार्टिंग में किया, तो वही सब चीज़ें मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। बाकी भैया ने जैसा बताया, मैं यहाँ पे 2017 से यहाँ पे संस्थान का छात्र रहा हूँ। 2019-20 तक मैंने भैया से पूरा अपना जो है मैथ्स का जितना कॉन्सेप्ट था पूरा भैया से पूरा मैंने प्रिपेयर किया। और ये मैंने एक अच्छा काम किया कि मैं लगातार संस्थान से एक ही जगह अटैच रह के मैंने अपना मैथ्स का सिलेबस पूरा भैया से कंप्लीट किया। उसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि 2019 में जब मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मुझे कहीं पे दूसरी जगह भी जो है मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वही उतने नोट्स मेरे आज भी जो है भैया मैंने बना के रखे हैं, उन्हीं को बार बार, क्योंकि नई चीज़ें कुछ आनी है नहीं, उतने ही कॉन्सेप्ट है और उसी को बार बार रिवीजन करना और बस क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, पीवाईक्यू के एग्जाम होते जा रहे हैं, उन्हीं से जो है मैंने आगे बस अपना जो है प्रिपेयर करना जारी रखा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके मन में सवाल तो जरूर ही आएगा। तो 2017 से 19 तक संस्थान छात्र चीज़ें कंप्लीट हुई, फिर रिवीजन चलता रहा, लेकिन इतना लंबा टाइम लगा। तो आपने भी, बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम लग रहता है, बहुत ज़्यादा धैर्य खो भी मतलब टूट जवाब देने लगता है। तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे मैनेज किया? एक्चुअली 2016 में अक्टूबर में मेरे फादर की डेथ हो गई और मैं अपने घर का सिंगल लड़का, अब मुझे ही कमाना है, मुझे ही जो है पूरा अपना घर भी चलाना है और घर में कोई था भी नहीं। अब उसके बाद से जो है वही फरवरी में अच्छा शुक्ला भैया जो है, भैया के ही छात्र रहे, अभी वो डिफेंस में जॉब कर रहे हैं। उन्होंने भैया से मुलाकात कराई और उस समय मैं भैया से मिला। मुझे एसएससी का कुछ भी नहीं पता था कि एसएससी बोलूँ या गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कुछ भी नहीं पता था कि जो है क्या पढ़ना है, क्या प्रिपेयर करना है, ABCD कुछ नहीं पता था। भैया के पास आए, मैथ से स्टार्ट किया, भैया ने गाइड किया धीमे धीमे, ये वोकैब पढ़ो, ये ग्रामर पढ़नी पड़ती है, GS पढ़नी पड़ती है, ये बुक फॉलो करो, वो फॉलो करो। फिर धीमे धीमे जो है जर्नी ऐसी बनी कि आप यकीन नहीं मानेंगे, 2018 या 19 वाला जो CHSL था, मेरा पहला वही मतलब अटेम्प्ट किया था और मेरा 140 मैंने स्कोर किया था पहले ही अटेम्प्ट में। अब भैया से पूछा भी था, भैया इसमें क्या फाइनल हो जाएगा? मन से तो ऐसा लग रहा था कि बस हो ही जाना है, लेकिन हुआ नहीं। अब क्या करें, अब बस दिमाग में यही बन रहा था कि गवर्नमेंट एग्जाम हम लोग जैसे आए हैं एकदम से उठ के कहीं से प्रिपेयर करने, होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं था, लेकिन बस कर रहे थे। और बस ये था कि कंसिस्टेंसी जो है वो अपनी मैंने मेंटेन रखी शुरू से ही। और उसके बाद अब मैं अपना एसएससी का जो अपनी जर्नी बता दूं, 2017 से 19 जो मेरी प्रिपरेशन हुई, ये तो हुई 19 के बाद से जो है मैंने फिर क्या किया कि अब भैया की जब मैंने कोचिंग छोड़ी इधर से, वो उसका मेरा रीज़न ये था, छोड़ना इन द सेंस ये था कि अब मतलब सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया था, बार बार उसको जो है मैं
मतलब नहीं कर पा रहा था। और ये भी बता दूं कि 2017-19 में मैंने भैया को फीस नहीं दी है, भैया ने मुझे मुफ्त में पढ़ाया हुआ है। शुरुआत में कुछ दिनों मैंने फीस दी, उसके बाद मैंने फीस भी नहीं दी भैया को, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या किया मैंने, 19 में छोड़ने के बाद में घर में पैसे की दिक्कत, कैसे क्या किया जाए, ट्यूशन तुरंत ऐसा तो होता नहीं कि ट्यूशन पढ़ा के सब लोग करते तुरंत मिल गया, ऐसा तो है नहीं। तो ट्यूशन ढूंढ रहे थे, सस्ते मगे ट्यूशन 700-800 वाले, उससे घर तो चलने नहीं थे, फीस मैनेज हो पा रही थी बस। तो फिर मैंने क्या किया, फैक्ट्री में जॉब ढूंढने गया। फैक्ट्री में जॉब करने के लिए टाटा फैक्ट्री चिन्हट में बनी है, वहाँ मैं जॉब ढूंढने गया कि कैसे क्या किया जाए। लेकिन पता नहीं कैसे भी किस्मत बोले, फिर कोरोना आ गया, सब तो एकदम बर्बादी चल रहा था। फिर मैंने बस किताब के ऊपर फोकस किया कि यही जो है हमको गरीबी से निकालेगी, और नहीं तो मेरा कुछ होना नहीं है। फिर बस अपनी किताबों को मैंने कंटिन्यू पढ़ना जारी रखा, और साथ में फिर जैसे जैसे ट्यूशन ढूंढे, पढ़ाया, और उसी से जो है अपना घर भी चलाया, अपनी फीस भी निकाली, अपनी छोटी बहन को भी पढ़ाया, और इसी तरह जो है मैंने कंटिन्यू रखा अपना। और 2021, 20, 21, 22, 23 और 24, यहाँ तक कि आप एसएससी के जितने रिजल्ट देखेंगे, सीजीएल और सीएचएसएल, सबके प्री में मेरा नाम है। सारे मैंने प्री फाइनली क्वालिफाई किए, और फाइनल सिलेक्शन नहीं होता था। लेकिन गलती मैंने ये करी यहाँ पे, मैं सिर्फ एसएससी के एग्जाम देता था, उसके अलावा देता ही नहीं था। और मन में ये रहता था कि मैं बना ही नहीं हूँ इसके लिए, एग्जाम के लिए, मेरा कभी सिलेक्शन होगा ही नहीं। लेकिन 24 में जब फाइनल डिप्रेशन में आके मैंने सोचा अब सारे एग्जाम देने पड़ेंगे, तो मैंने यूपी कांस्टेबल, यूपी रेडियो ऑपरेटर, इलाहाबाद हाई कोर्ट और ये रेलवे के जितने थे, मैंने सारे फॉर्म फिल किए। और एसएससी के अलावा बाकी जितने भी मैंने एग्जाम दिए सारे क्वालिफाई किए, और वो भी ऐसे नहीं, बहुत अच्छे से अच्छे एग्जाम से, बहुत अच्छे मार्क्स से, मतलब कि मैंने क्वालिफाई किए। और उसके बाद फाइनली मैंने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ज्वाइन कर लिया जुलाई में, और असिस्टेंट लोको पायलट में हुआ है। अब मैं इसको ज्वाइन करके आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू रखूंगा। इसमें भैया का मेरा सबसे बड़ा योगदान ये रहा मैथ्स का, और भैया ने जो गाइड किया, इसकी वजह से मेरे गाइडेंस से ये अच्छा रहा कि हमको जगह जगह भटकना नहीं पड़ा। इन्होंने जो प्रिसाइज मटेरियल बताया कि आप ये चीज़ें पढ़ो, वो तो मैंने उन्हीं को ही पढ़ा। मैंने ये नहीं सोचा कि अब ये जो है, आज भैया ने ये बताया, अरे ये मैंने देखा अपने नेट पे कि मुझे ये चीज़ मिल गई, अब मैंने नई चीज़ पर स्विच किया, अब मैं ये पढ़ूंगा, अब मैं ये पढ़ूंगा। उससे कोई मतलब नहीं है, सारी चीज़ें सेम है, बस उसको जो है आपके सामने अलग अलग तरह से पेश किया जा रहा है। बस यही है कि जो गाइडेंस मिल रहा है यहाँ से भैया की तरफ से, आप उसको कंटिन्यू करो, फॉलो करो। निश्चित ही ये है कि हाँ, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कब होगा वो आपको भी नहीं पता है। अब जिस दिन पीडीएफ में नाम आ जाएगा, उस दिन आप अपने आप ही में खुश हो जाओगे कि हाँ, आज जो है मैंने करके दिखाया। थैंक यू। तो आपके सामने लगभग हर बार लगभग 15 दिन के आसपास में किसी ना किसी को मिलवा दिया जाता है अब, और उसका पर्पज भी यही रहता है कि 5-7 मिनट की इस बातचीत से आप ये मर्म निकालें कि जो आप कर रहे हैं उसमें जहाँ भी हैं, मॉक में आप कुछ नंबर लाते हैं, किसी एग्ज़ाम को आपने दिया है वो आपने नहीं निकले हैं, या जो आपका रूटीन है उसमें आप और एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें क्या स्थिति बन रही है, और उसके साथ साथ जो आपके सामने विभिन्न तरह की समस्याएं पैरेलल आपको फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो किसी भी और तरह की हो, कि वो भी साथ साथ चलती रहती हैं। तो उनसे ऊपर भी बस घूम फिर के बात वही आती है कि 2020 का वो दौर, मुझे ये जानकारी, दुखद जानकारी कि इनके पिता नहीं रहे, ये अभी मिली है। अभी इस तरह का कोई डिस्कशन इस डायरेक्शन में नहीं हुआ। हाँ, समस्या है, ठीक है, इसका हल है, ये समस्या है, इसका ये हल है, ऐसा करिए वैसा करिए। ये सौरभ ने अभी जस्ट मुझे भी आप ही के साथ साथ पता चला है। तो इन सारी समस्याओं को मन में रखे हुए चीज़ें चलाई जा रही हैं, और हम ये सोचते हैं कि नहीं हमारे सामने बहुत सारी समस्या है। तो किसी इंडिविजुअल के सामने बहुत स्पेशल प्रॉब्लम्स नहीं है, बस उनका शेप जो है वो डिफरेंट तरीके से आपके सामने आता है। कहीं वो फाइनेंशियल का आता है, कहीं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, कहीं वो फैमिली डिस्टर्बेंसेस होते हैं, एसेट्रा। 2020 के दौर की जिस दौर का जिक्र किया कि अब कोविड का टाइम आ गया, जॉब भी जो भी होगी वो चली गई, अब खर्चे कैसे चलेंगे, ये क्या होगा, वैसे क्या होगा, जो भी नॉमिनल व्यवस्थाओं के साथ चीज़ें मेंटेन की गई उस दौर में, अगर उस समय ये ना डिसाइड करें कि चलो किताबें पकड़ लेते हैं, बस इसी से कुछ ना कुछ होने वाला है, तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर ये कि कोविड का दौर जाता, फिर से एक जॉब मिल जाती, फिर वापस उसी फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा चले जाते। हो सकता है कि जो भी थोड़ा और आज वहाँ से कुछ और आगे बढ़ चुके होते, लेकिन वो रास्ता कहाँ तक जाता। अगर आपने एक लक्ष्य था ना, जीवन के अंत तक आपके दिमाग में ये रहे कि हमने तैयारी मन से की थी, पूरा टाइम दिया था, हमने अच्छे से की थी, हमें सिलेक्शन मिला या नहीं मिला तो अलग बात। लेकिन बात ये आती कि अगर आपने की नहीं, आप अपने साथ ही चीट करते रहें, तो फिर डिफरेंट समस्याएं आपके सामने आती रहेंगी।
अनुशासन एक व्यवस्था है जिसको हम बार बार इसमें बहुत जिक्र कर रहे हैं बच्चों से, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा टूट रहा है। एक प्लान वे में जब चीज़ें चलती हैं तो ही आप सबसे बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। अगर आप उसमें बार बार स्विच करेंगे तो दिक्कत आएगी। जिस बात की जिक्र किया कि बहुत सारा कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया है, ऐसा नहीं था कि जब ऑफलाइन की केवल दुनिया थी, ऑफलाइन कोचिंग्स होती थी, ऑफलाइन बुक्स होती थी, तब ऐसा नहीं था, तब भी था, बट तब थोड़ा कठिन था। आपने किताब ले ली है, अब आप उसको पढ़ो, दूसरी लेने के लिए थोड़ा बुक स्टॉल तक जाना पड़ेगा। अभी क्या, एक पीडीएफ डाउनलोड, दूसरी पीडीएफ डाउनलोड, तीसरी पीडीएफ डाउनलोड और सारी पीडीएफ है। इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज से जो कंटेंट आपको मिलता है उसके आपने असीमित सोर्सेज प्लान कर रखे हैं कि भैया पता लगा, क्योंकि ऐसा हो गया जैसे डेटा फ्री में हो गया, वैसे आजकल वो कंटेंट भी डिफरेंट तरीके से आपके सामने फ्री में जैसा अवेलेबल है, तो आपको लगता है ठीक है क्या ही जा रहा है, ये भी ले लो। अब हुआ क्या कि आपने जैसे डिफरेंट तरीके से अपने आप कंटेंट कलेक्ट किया, तो फिर आपकी जो नियंत्रण था, आपका अपना कंसंट्रेशन था, वो आपने पहले ही ब्रेक कर दिया। आप जो पढ़ना चाह रहे थे उसके लिए आपको एक सोर्स की जरूरत थी, एक बुक की जरूरत थी, आप उसको पढ़ रहे थे। आप मान लीजिए एक सरल सी बात करते हैं कि करंट अफेयर्स की कोई न्यूज़ चैनल आप देखते हैं, या कोई न्यूज़ का कोई चैनल देख रहे हैं, या एक्चुअल न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, किसी भी तरह से आप देख रहे हैं। आप सोचिए ना कि हर अगले दिन अगर आप स्विच करेंगे तो आपको कुछ सिस्टम ही नहीं समझ में आएगा। आप हर दिन ये सोचेंगे वो उसमें यहाँ छपता है, ये इसमें यहाँ छपता है, इसमें वो नीले कलर से आता है, इसमें ये पीले कलर से देखो छाप दिया है। बस इतना समझते समझते एक चीज भैया बीच में ऐड करना चाहूंगा। भैया जब मैथ्स पढ़ाते थे हम लोगों को तो क्या करते थे, स्टार्टिंग में जो छोटा चैप्टर है तो 2 से 3 दिन बेसिक्स, फिर उसके बाद में फिर प्रैक्टिस शुरू होती थी। अब प्रैक्टिस शुरू होती थी तो भैया का, जैसे मुझे 2D मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 2D में भैया हम लोगों से कम 700 से 800 सवाल लगाते थे, और जो लास्ट वाली जो क्लास होती थी उस लास्ट क्लास में केवल 10 से 15 बच्चे बैठते थे, तो उससे कंसिस्टेंसी समझ में आ जाती है। और प्लस मैं ये भी बता दूं, जो भैया उस समय 600-700 क्वेश्चन कराते थे, अब ये मेरा मतलब नजरिया क्या है कि उतना ही है, वो 600-700 क्वेश्चन में ही सारी दुनिया घूम रही है। 2D मतलब एक चैप्टर का मैंने एग्जांपल लिया, उसमें कुछ नया नहीं आ जाना है, नहीं घुमा के पूछ रहे हैं। बनेगा ही नहीं। अब जितना भैया ने सोर्स आपको दिया एक चैप्टर का, अगर आपने पूरा उसको मेहनत से फॉलो किया और 2-3 बार उसका रिवीजन किया, तो निश्चित है कि वो चैप्टर आपका खराब नहीं होगा। अभी तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करा था, मैं केवल अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो शायद वो थोड़ा सा सही से एक्सप्लेन होगी नहीं, आपको समझ कम आएगी, इसलिए मैं थोड़ा अदर एग्जांपल ले रहा हूं कि वैसे मान लिया आपने न्यूज़ को पकड़ा और अगर आपने एक पेपर के रोज पेपर बदला कि चलिए ये पेपर पढ़ लेते हैं, इस पेपर पढ़ लेते हैं, इस चैनल से पढ़ लेते हैं, चलो, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए अगर आपके पास डिजिटल दुनिया का एक हथियार मिला है तो उसका भी सदुपयोग होना चाहिए एक प्लान्ड वे में। हो सकता है कि आपसे 2% चीजें किसी दूसरी जगह आए और एक जगह जहां आपने जिसको फॉलो किया वहां ना आए, बट वो 2% से आपका पेपर नहीं खराब होने वाला था। आपका पेपर वो 98% पार्ट जो आप कवर करके चल रहे हैं, 100% कोई कवर नहीं कर सकता, किसी न किसी से कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। टीचर का एक काम जरूर होता है कि मैं हमारे अगर मेरा कंटेंट उठाएंगे तो इसलिए मिस नहीं होगा क्योंकि हमने जितना संभव है वो सब उसी में रख लिया, इधर से भी लाओ, उधर से भी लाओ, चारों तरफ से लाओ। बट अगर किसी एक बुक को फॉलो करें, किसी एक चीज़ को फॉलो करें, तो चीज़ें वहाँ कुछ कुछ हो सकती हैं कम। करंट मतलब न्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, मैथमेटिक्स तो सब्जेक्ट ही डिफरेंट है, उसकी तो बात ही नहीं करते। वहाँ पे अगर आपने टाइम बचाया तो काम खत्म, वहाँ टीचर ने टाइम बचाया तो काम खत्म, क्योंकि वहाँ तो बात यही है कि पहले तो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपरली क्लियर कराए जाए और बेसिक फंडामेंटल के बाद फिर लंबी प्रैक्टिस कराई जाए। यही पैटर्न है, इसमें आप न स्टूडेंट की मेहनत बचाई जा सकती, ना ही शिक्षक अपनी मेहनत बचा सकता। किसी ने भी बचाई तो फिर उसके परिणाम आपको बाद में पता चलेगा कि मतलब लगा कि किसी टॉपिक में समय लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, आपको लगता है कि नहीं आप बचा लें, हमको लगे हम बचा लें, तो अंत में जो उसका प्रोडक्ट बनेगा वो कंप्लीट नहीं होगा, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये जो स्विचिंग होती है, तो मैं उस बात पे वापस आता हूँ। तो पहले क्या था, थोड़ा कठिन था। एक किताब से आप करंट पढ़ रहे हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं करंट ऐसे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें कुछ भी डिफाइंड इस तरह से नहीं, लेकिन अब क्या हो गया, अब आप एक बटन पे इस वाले चैनल पे हैं, दूसरी बटन पे इस वाले चैनल पे, सुबह आप इस चैनल पे हैं, शाम को आप इस चैनल पे हैं, जिसका थंबनेल बहुत सुंदर लग रहा है वही आपका चैनल बन जाता है अगले सेकंड। फिर ये होता है, तो कुछ भी मैं फिर कहना कहूँ कि जैसे न्यूज़ चैनल का मैंने एग्जाम्पल लिया या न्यूज़ का एग्जाम्पल है, किसी बिल्कुल कंसिस्टेंस रहिए। अगर आप हर दिन बदलेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब आपकी तैयारी में, क्योंकि आप अपनी तैयारी पे डाउट करते हैं, जैसे आपने डाउट किया वैसे आप अपनी तैयारी पे डाउट करते हैं। तो केवल मैथ्स का एग्जाम्पल लेके शायद वो बात सौरभ बता रहे हैं तो वो ये लग सकता है कि संस्थान के छात्र हैं तो इसलिए ठीक है। सिलेक्शन मिल जाने के बाद ये भाव आ जाना स्वाभाविक भी है। जब भी आपको मिल जाएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने आपके सिलेक्शन में योगदान दिया होगा वो आपके पास आसपास आएंगे, आपके वर्ड्स में भी आएंगी। लेकिन बात कुल मिला के एक थीम पर्पज की हो रही है कि अगर हम सोचते कि ठीक है हटाओ, हमने जो अभी 17 से 19 में पढ़ा, 20 में कोविड आ गया, हम कुछ नया पढ़ेंगे, ऑनलाइन की दुनिया का विकल्प तो उनके पास भी था, लेकिन नहीं, हमने जो पढ़ लिया उसमें ऑलरेडी हमने कुछ चीज़ें सजाई होंगी, उनको संभालना थोड़ा ज़्यादा आसान है इन कंपेरेटिव टू नई चीज़ों को बनाना।
अगर आप ये डिसाइड करेंगे तो आप एक फिक्स सेट पैटर्न से चीज़ें बढ़ाते चले जाएंगे। फिर आपके सामने वो समस्या नहीं आएगी कि आप जो है कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है। बेसिकली आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप डिफरेंट तरह से चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करें। तो इस तरह से अगर चीज़ें कंसिस्टेंटली फॉलो की जाए तो बात हुई। दूसरी बात हमने समस्या को लेकर की कि समस्याएं फिर क्या ही हो सकती हैं। एक स्टूडेंट जो कि उसको पढ़ाई भी करनी है, अपना घर भी चलाना है, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत डिफरेंट। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्च चला लेना यहाँ तक तब भी ठीक है, लेकिन इसके बाद साथ में घर भी चलाए रखना, जिसकी चैलेंजेस कि शाम को सिलेंडर खत्म हो गया, सुबह दाल खत्म हो गई, ये संभालना बड़ा तनावपूर्ण कार्य होता है। इसको संभाले रहना। उसके बाद ट्यूशन वगैरह लेना आप स्टार्ट करो। तो जैसा उन्होंने जिक्र किया, मैंने भी अपने टाइम में ये चीज़ें फेस करी कि ट्यूशन के टाइम में क्या होता है कि पता लगा कि बच्चों के एग्जाम हो गए, अब आपके पास वो विकल्प नहीं है। अब तो थोड़ा चीज़ें चेंज हो गई हैं। मैं आज से उसी समय बात कर रहा हूँ, उससे और पहले की बात करूँ तो तब आपके सामने क्राइसिस का दौर आता है। आपको नहीं समझ में आता कि अब चलेगा कैसे। अगर आप शहर में रहें तो एक हो सकता है कि आप रेंट पे रह रहे हो, रेंट कैसे जाएगा, आप बाकी चीज़ें कैसे मेंटेन करेंगे। तो उस समय अपने दिमाग को बैलेंस करना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, दुनिया खत्म नहीं होने वाली, चीज़ें मेंटेन होंगी और हम इसमें जो भी कर सकते हैं उस एफर्ट्स को करते हैं। या फिर ये कर लेना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, जरा बहुत सारे ट्यूशंस पढ़ा लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। उसके लिए मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी 2-3 दिन पहले एक बच्चे ने जिक्र किया था कि मैं अक्सर कहता हूँ पैसे आपके पास आएंगे जब, तो वो टाइम कंज्यूम करेंगे खर्च करने में। अर्न करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना उसको खर्च करना, उतना ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, खासकर जब आपके लिए टाइम प्रीशियस हो। जब आपके लिए टाइम ज़्यादा प्रीशियस हो तब ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको लगता है कि आप अर्न करेंगे तो खर्च करने में करेंगे, आपके दिमाग को चलने लगेगा। फिर अब एक पैंट शर्ट से 2 पैंट शर्ट पे जाएंगे, फिर उनको धुलेंगे, फिर उनको सुखाएंगे, फिर उनमें पैसे होंगे तो प्रेस भी कराएंगे, नहीं होंगे तो क्यों प्रेस कराएंगे। ठीक, तो इसलिए उस समय ये सोचना कि अभी आपको सब कुछ कर लेना ये बहुत डिफिकल्ट है। उस समय ये सोच लेना कि आप आराम से चीज़ें चलती रहेंगी। आपका अभी जो इंपॉर्टेंट है वो बौद्धिक क्षमता का विकास अभी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहे तो ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाएंगे। और ये सारे इवेंट्स आपको ये बताते हैं कि नहीं आप एकदम ठीक चल रहे हैं, आपको अपनी तैयारी पे रोज डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आप लेके चल रहे हैं वही सबसे ठीक है। अगर उसमें कुछ कमी भी तो उसे डाउट मत करिए, उसको सुधार लीजिए, उसको बदलिए नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। सर बेसिक प्रैक्टिस और मॉक। और हाँ, अभी उसकी वो तो बात रहेगी कि बच्चे, जब मैं जो जिक्र किया पहले, तो जब टॉपिक स्टार्ट होता था तो खैर ऑनलाइन हो गया तो चीज़ें थोड़ी बैलेंस रहती हैं। जिनको ऑनलाइन क्लास करके कंप्लीट कर लेना है वो क्लास में कभी कभी आते हैं देखने कि सब ठीक चल रहा है, और अक्सर वो अपना ऑनलाइन करके मैनेज कर लेते हैं। तब क्या होता था, जब टॉपिक का बेसिक स्टार्ट होता था तो बैठने की जगह नहीं होती थी, पूरी क्लास फुल होती थी उधर वाली बिल्डिंग में, जहाँ तक खड़े होकर भी पढ़ते थे। उसमें खिड़कियों पे भी बच्चे होते थे और सब चीज़ें चल रही हैं। और जैसे ही 3 दिन का बेसिक खत्म हुआ, हम लोग 2-3 दिन बस, जो बच्चे परेशान होते हैं 2-3 दिन रुक जाओ बस। और जैसे बेसिक खत्म हुआ, क्योंकि प्रैक्टिस चलती थी लंबा, बस उसके बाद शांति, आराम से पढ़ाते रहो। बाद में पता चलता कि जगह भी कम थी, उतनी संख्या में बच्चे भी नहीं होते थे, तो बाद में मतलब प्रैक्टिस के अंतिम क्लास में 20 बच्चे बैठे, 15 बच्चे बैठे और उनको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। लेकिन ये सच है कि वो वही वाले होते थे, फिर जब प्रैक्टिस पूरी हो तो दोबारा आपको टॉपिक टच नहीं करना पड़ेगा। और ये जो बेसिक कंप्लीट करके डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो आप कई बार बेसिक पूरा करते थे, फिर से शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। तो फिर से शुरू करने कुछ नहीं होता। टाइम एक बार चीज़ों में अगर अच्छे से दिया जाए तो ऑटोमेटिकली हो जाए। जीएस जैसे सब्जेक्ट है, अगर हम हर दिन सोचेंगे कि इस पेपर के लिए तैयार कर लेते हैं, अब हम इस पेपर के लिए तैयार कर लेते हैं, हम इस पेपर के लिए तैयार कर लेते हैं, या हम इतना नहीं तैयार करते हैं, तो फिर क्या ही होगा। एक बार आप धीरे धीरे आप ग्रोथ थ्रू करते हुए चलते जा रहे हैं तो आपकी चीज़ें इतनी मजबूत हो रही हैं कि वो दिन पर दिन उसमें चीज़ें जुड़ती चली जा रही। बस यही सिंगल मैसेज, कंसिस्टेंसी बनाए रखी जाए। सब्जेक्ट को जब भी पढ़ा जाए तो पूरा पढ़ा जाए। ये ना सोचा जाए कि ये वाला एग्जाम निकल जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाए कि पूरा है, इस पेपर में क्या आने वाला पता नहीं, अगले में भी हमें काम आएगा। ऐसे मैंने मतलब बहुत देखे हैं कि मतलब अभी जैसे मतलब किसी के ऊपर मतलब टारगेट करके नहीं, मतलब जैसे आपने बोला मैं यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो ठीक है, अब यूपीएसआई में एक्स्ट्रा अलग से मूल विधि पढ़ लेंगे, या मूल विधि के अलावा कुछ चीजें वही जीएस वाले पोर्शन में अलग है वो पढ़ लेंगे। बट आपने एक बार यदि पूरा मैथ्स कंप्लीट कर लिया, पूरा रीजनिंग कंप्लीट कर लिया, पूरा जीएस के अंदर जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो अलग करके, पूरा जो डिस्क्राइब वाला है पूरा एक बार आपने कंप्लीट कर लिया, तो ये 3 बेसिक ऐसे टॉप मतलब सब्जेक्ट्स है, ये आपने अगर कायदे से कंप्लीट कर लिए तो कोई भी एग्जाम आप देंगे तो ये 3 आप उसमें हेल्प करेंगे ही करेंगे। आपको मतलब टारगेट करके पढ़ना ही नहीं कि हम ये यूपीएसआई के लिए कर रहे हैं या कुछ। तो उसका एग्जाम्पल तो सौरभ स्वयं है ना, एसएससी की प्रिपरेशन बेस प्रॉपरली की गई थी। किसी वजह से मान लीजिए एसएससी की करेंगे, किसी लिए मान लीजिए किसी वजह से, कोई भी रीजन मान सकते हैं, मतलब उसको बहुत बड़ा एग्जाम मानते थे। आप ऐसा समझिए, कभी कभी आप किसी चीज़ को इतना बड़ा मान लेते हैं कि उसमें परफॉर्मेंस आपकी अपने आप डाउन हो जाती है। कभी आप चीज़ों को ऐसे ही निकाल देते हैं।
तो ये भी वजह होती है कि कई बार हम तैयारी कर रहे हैं, अब उसमें नहीं निकाल पाए, अब बाकी एग्जाम देने स्टार्ट की तो जो कैपेबिलिटी थी वो तो वहीं डेवलप हुई। एसएससी पेरेंट एग्जामिनेशन है, एसएससी एग्जैक्टली कोई एग्जाम है ही नहीं। एसएससी बेसिकली अगर हम एसएससी के पैटर्न के सिलेबस और चीज़ों को देखते हैं तो मुझे लगता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सोर्स है। उसके सिलेबस को आप अच्छे से फॉलो करिए, सब जगह आपको वही क्वेश्चन दिखाई देंगे, उसी के आसपास चीज़ें दिखेंगी, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, और चाहे बाकी चीज़ें हो। अगर उसमें टॉपिक है तो फिर बाकी उस टॉपिक में किसी न किसी तरह से आपको वो उतना ही तैयार करना, उसके ऊपर आपको सोचने की जरूरत बहुत पड़ती नहीं है। तो मुझे लगता है बात पूरी हो गई और आपको बहुत सारी चीज़ें आज सीखने को मिली होंगी कि ऐसा भी नहीं है कि सबके सामने जो है हगीज का गद्दा बिछा होता है और उससे सिलेक्शन लेते हैं। चैलेंजेस के साथ भी पाया जा सकता है। समस्याएं अगर आपके पास होती ही ना तो शायद आप तैयारी करने आते भी नहीं। ठीक है, इसलिए समस्याएं बाद में आप उनको बहुत हाईलाइट करने लगे, इसका कोई मतलब नहीं। समस्याएं हैं इसीलिए आप तैयारी कर रहे हैं, समस्याएं ना होती तो आप तैयारी कर ही क्यों रहे होते। ठीक, तो उनको कतई सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार प्रयास करते हैं। ओके।